नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी। भगत जी, स्वागत है आपका देसी टॉक में। जी नमस्कार। बातों की शुरुआत करते हैं। आपका जन्म कब और कहां हुआ? पार्वतीपुर गांव है जी जो पहले सरगुजा जिले में आता था, वो सूरजपुर जिले में आता है। जी वही जन्म हुआ, वही प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जी और आगे मिडिल स्कूल की पढ़ाई जयनगर में, फिर कुछ दिन सूरजपुर में। इसके बाद हायर स्कूल की पढ़ाई के लिए हम सेंट जेवियर्स अंबिकापुर, कॉलेज की पढ़ाई भी अंबिकापुर। तो इसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में रुझान बढ़ा और आज यहाँ है। जी, राजनीति की ओर कैसे रुझान बढ़ा? किससे प्रभावित होकर आप राजनीति में आए? राजनीति में उस समय जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था जी उसमें माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी जो काफ़ी सक्रिय थे और आदिवासी वर्ग में उनका काफ़ी सक्रियता था। और अर्जुन सिंह जी के समय उन्होंने तेंदुपत्ता नीति को लेकर के एक दौरा किया था। जी एक तो वो था, इसके बाद फिर इनका पटवा जी के गवर्नमेंट जब भारतीय जनता पार्टी की थी मध्य प्रदेश में, तो उनके खिलाफ जी जन जागरण जो है पूरे प्रदेश में उन्होंने पैदल यात्रा चल करके किया। उस समय उससे ज़्यादा करीबी से और जुड़ाव हुआ और उनसे जुड़ते चले गए। राजनीतिक गुरु कौन है आपके फिर? देखिए, राजनीतिक गुरु तो राजनीति में लाने वाले वही थे जी, स्वर्गीय जोगी जी। और बाद में तो समय के साथ बहुत लोगों से जुड़ा हुआ और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी मेरे नेता हैं जी और उन्हीं के टीम में काम कर रहा हूँ। महाभारत के युद्ध में हमने देखा कि गुरुद्रोण इस तरफ और पांडव इस तरफ, तो वैसे ही हुआ चुनाव में भी, जोगी जी इस तरफ और आप इस तरफ। देखिए, ये प्रसंग आया था जी। मैंने जोगी जी से कहा था जी कि जब तक आप कांग्रेस में रहेंगे तब तक आप मेरे नेता रहेंगे, और आपका अगर पार्टी में पूछ परख नहीं भी रहेगा तो मैं आप ही के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस दिन अलग पार्टी बनाएंगे उस दिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। और इसी बात की नाराजगी थी कि जब पार्टी वो डिक्लेयर की, इसके बाद पहला हवाई उड़ान भरे जी तो सीतापुर के लिए भरे और उन्होंने वहां से कहा कि मैं सीतापुर से चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने थोड़ा सा तलख लहजे में कहा था कि गुरु और शिष्य के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है। ये द्वापर में भी हुआ था, त्रेता में भी हुआ था। और उसका परिणाम क्या रहा पहले उठा लें, इसके बाद आगे का बात करेंगे। तो मैंने शालीनता से ही कहा था, लेकिन उसका बड़ा गहरा असर हुआ था और उन्होंने बाद में उस बात से डिनाई कर दिए थे। विधानसभा में भी बात उठी थी जब उन्होंने प्रश्न लगाया था और हम प्रश्न के जवाब देने से पहले कहे थे कि इस क्षण की बहुत प्रतीक्षा हमको पहले से थी। और आज जो क्षण आया कि मेरे राजनीतिक गुरु मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाता पूरा संतुष्ट करने का कोशिश करूंगा। तो पूरा माहौल जो है विधानसभा का पूरा ठहाके से गूंजा था। एक सशक्त आदिवासी नेता के रूप में इन सालों में आप उभरे हैं, प्रदेशाध्यक्ष तक की बात चली कि अमरजीत भगत हो सकते हैं, तो इसे कैसे लेते हैं? बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है आपको एक तरीके से, क्योंकि जनता का भी प्यार है, संगठन का भी प्यार है, पार्टी में भी आपको का कद बढ़ा है इन दिनों। देखिए, मैं अपने आप को उस योग्य तो नहीं मानता जी, लेकिन पार्टी के एक सिपाही हूँ और जिस मोर्चे पर भी मेरा ड्यूटी लगाया गया, जिम्मेदारी दी गई है, जिस मोर्चे पर भी लगाया गया, वहाँ पर मैं अपने पूरे क्षमता के साथ उस मोर्चे को संभाला हूँ। 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप और तैयारी कैसी है आप लोगों की?
2023 के चुनाव में भी कांग्रेस अच्छे बहुमत से आएगी और इसमें जबरदस्त भूमिका एक तो आदिवासी वर्ग का रहेगा। जैसे आज 30 विधायक आदिवासी वर्ग से कांग्रेस पार्टी में चुन करके आए हैं, वैसे ही अमूमन वही स्थिति रहेगा। और दूसरा जो फैक्टर किसानों के लिए जो कृषि सेक्टर में काम किया है, उसका भी जबरदस्त इसका परिणाम आएगा जी। और तीसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है सामाजिक न्याय के लिए, आरक्षण के लिए, आदिवासी के साथ पिछड़ा वर्ग को 27% और आदिवासी को 32 और एससी वर्ग को 13% का विधानसभा में पारित कराया, राज्य भवन में जाकर के रुक गया। हालांकि आदिवासियों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से माननीय मुख्यमंत्री जो केस लगाए थे उसमें जीत हुई और आदिवासी वर्ग में इस बात को लेकर के बहुत संतोष और खुशी है कि उनका अधिकार उनको दिलाने में मुख्यमंत्री जी ने पूरे क्षमता का प्रयोग किया। भारतीय इसका जनता लाभ पार्टी हमेशा ये कहती है कि हमने आदिवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। इधर आप कहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए हमने बहुत काम किया है। कहाँ पाते हैं आदिवासी समाज और कांग्रेस को? नहीं, उनका कहना जहाँ राष्ट्रपति वाली बात है तो उसका तो हर कोई, पूरा देश उसको एप्रिशिएट करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं जी। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो आदिवासी वर्ग से अजीत जोगी जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जब प्रदेश अध्यक्ष की दायित्व देने की बात आई तो कांग्रेस ने मोहन मरकाम जी को बनाया। वहीं पर आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको उस दिन हटाया जिस दिन आदिवासियों का पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, देश नहीं बल्कि दुनिया के आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जी, उस दिन बेइज्जती करके हटाया। तो ये तो आदिवासियों को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए, उनका मनोबल गिराने के लिए इस तरह की कार्रवाई ये लोग करते हैं। धर्मांतरण को लेकर भी बड़ी चर्चा होती है कि आपके समय में जो है धर्मांतरण बहुत हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं धर्मांतरण निरोधक कानून बना हुआ है, जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। परिवार का कितना सहयोग आपको मिला राजनीति में? बिना परिवार के सहयोग का तो आदमी आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए परिवार का भरपूर सहयोग मिला। और चाहे पत्नी हो, बच्चे हों, माता पिता हों, भाई बंधु, सभी लोगों का सहयोग जब आगे आदमी किसी मुकाम पे पहुंचता है तो उसके पीछे सबका हाथ रहता है। मुझे मालूम है कि जब हम आंदोलन करते थे और खाने का टाइम हो जाता था तो कहाँ से लाएं, तो चावल, आलू, तेल, प्याज, जो भी जरूरत पड़ता था उसको पिताजी के नाम से ले आते थे। दुकान से सामान घर में जाता था वहां से, और महीने के अंत में जब वो उसका पेमेंट करते थे, देखिए कितना तो मैं ले नहीं गया हूँ, कैसे आ गया। तो उसमें बताते कि तो आपका लड़का ले गया है। तो आकर के थोड़ा नाराजगी व्यक्त करते थे, बिना पूछे ले आए, लेकिन पटा देते थे सब। तो एक तरह से उनका बहुत सहयोग और आशीर्वाद रहा कि हम कई आंदोलन को उनके आशीर्वाद से हम संचालित भी किए और उसमें सफलता भी हासिल हुई। माँ से जुड़ी कोई बात आप बताएं, बचपन से जुड़ी, जो माँ से, हर व्यक्ति की माँ से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं और कहा जाए कि माँ बड़ा स्नेह करती हैं, माँ बड़ा प्रेम करती हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन माँ का वो प्रेम, माँ का वो वात्सल्य कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। माँ तो माँ होती है जी, और हर दुख तकलीफ में वो झेल करके बड़ा करती है। पुरानी बात आज भी याद है कि कहीं जाते समय
बेटा किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, बेटा जल्दी आ जाना। ये दो बात आज भी हम अगर कहीं आशीर्वाद लेकर के घर जाते हैं प्रणाम करने या तो निकलते समय वही बोलेंगे। तो वो बात जो है आज भी मानस पटल में है और हमेशा रहेगा जी। कि उनके लिए आज भी हम लोग बच्चे हैं और वैसे ट्रीट करती हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं आप? खाने में तो मैं सब खा लेता हूँ जी। और जो सबसे प्रिय हो वो? मेरा मेरा कोई विशेष पसंद नहीं है। जहाँ गया जो दो गांव में जो जो दिए जो मिला, हाँ। जो मिला वो खा लिया, लेकिन वो भाजी चटनी और आलू का जो भरता, उसका भुंजड़ी, दाल, चावल, ये अपना पसंद। शादी कब हुई आपकी? मेरा शादी 98 में। तो भाभी जी का बनाया जो सबसे अच्छा आपको लगता है कि यार ये इन्हीं के हाथ से खाना चाहिए? वैसे हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वो जरूर नाम ले और उन्हीं का नाम ले, और जो अच्छी चीजें होती है हमेशा साथ चलती भी हैं। तो वो तो सब बहुत अच्छा बनाती है जी। वो जो मालपुआ बनाती है वो भी बहुत अच्छा, भुजड़ी, चटनी, भाजी, खाना जो भी बनाती है बहुत अच्छा स्वादिष्ट। तो बाहर रहते हैं तो जल्दी घर आने का मन करता है। धर्मांतरण को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं कि आप के जो है कार्यकाल में, या कहें कांग्रेस के कार्यकाल में, धर्मांतरण बहुत हो रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें भारतीय संविधान में सबको कुछ फ्रीडम मिला हुआ है। जी जी। कि उनको जो अधिकार मिले हैं, प्रिविलेज मिले हैं कि अपने पसंद के अनुसार, अपने मन माफिक जिस ईश्वर को भी मानना है, जिस भगवान को भी मानना है, उसको पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं पर धर्मांतरण निरोधक कानून बना हुआ है कि अगर कोई वायलेंस करेगा, कोई अगर इसको ओवररोल करेगा, इसको उल्लंघन करेगा, तो उसके ऊपर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। तो ये तो पूरा प्रदेश में लागू है, पूरे देश में लागू है कि अपने अपने पसंद से, अपने अपने खुशी से अपने धर्म का लोग पालन करें, पूजा पाठ करें और ईश्वर प्राप्ति का, मुक्ति का एक ही मार्ग है, धर्म का मार्ग, वो अपने अपने अनुसार तय करते। जाना सबको एक जगह है, लेकिन कोई किसी को परेशान करे, कोई किसी को प्रलोभन दे, कोई उस नियम को उल्लंघन करे, तो उसके लिए भी नियम बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई हमेशा होती। धर्म को लेकर बड़ी चर्चा होती है। धर्म और राजनीति जो है, कहा जाता है यदि साथ हो, मतलब जो आचरण है, राजनीतिक आचरण धर्म सम्मत हो तो राजनीति बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो है, चाहे श्री राम जी को लेकर हो, हनुमान जी को लेकर हो, तमाम प्रकार की सी चर्चाएं होती हैं। फिर एक वर्ग अलग बात कहता है, एक वर्ग दूसरी बातें कहता है। आपका क्या कहना है? समाज को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म व्यक्ति का एक मोक्ष के लिए मार्ग है, और अगर धर्म ना रहे, प्रार्थना ना रहे, ईश्वर ना रहे, तो लोगों में जो है विकृति आ जाएगी। इसलिए लोगों को सही मार्ग में लाने के लिए लोग ईश्वर का वास्ता देते हैं, देवी देवताओं का वास्ता देते हैं, और ये मार्ग पे सही भी है। उनको एक दिशा, एक दशा, एक प्रेरणा, एक शिक्षा मिले। लेकिन वहीं पर अगर धर्म को लोग राजनीतिक उपयोग के लिए बयानबाजी करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो एक गलत है। और ये जो राजनीति में गिरावट आ रहा है, बयानबाजी में, शिष्टाचार में, वो बहुत चिंता का विषय है। कि मुझे तो वो लाइन याद आती है जब अटल जी की, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटा मन से कोई बड़ा नहीं। बड़ा, ठीक कह रहे हैं। अगर गांधी जी भी ने कहा था कि आप
दूसरों से वैसे ही व्यवहार करो जैसे आप अपने प्रति चाहते हो। केवल वन साइडेड ना प्यार ठीक है, ना दुश्मनी ठीक है, ना दोस्ती ठीक है। वो ये तो गिव एंड टेक होता है। ठीक बोल रहे हैं। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे उसका प्रतिफल भी, उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। तो इस देश में कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक स्तर में बहुत गिरावट आई है और सैद्धांतिक राजनीति को छोड़ करके लोग व्यक्तिवाद, आरोप प्रत्यारोप और उसमें बिल्कुल। आ गए हैं और तत्कालीन चुनाव जीतने के लिए किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दे रहे हैं। राहुल जी ने केवल बोला ही तो था, भाषण ही तो दिया था। आपने ऐसे तमाम प्रकार का नियम का हवाला दे करके पद ही समाप्त कर दिए। तो वो जिस आवास में रहते थे आवास से भी खाली करा दिया। वही नैतिकता की बात करें तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी दोनों को प्रणाम करते हुए ये बात कहता हूं कि आप हिंदू समाज के अग्रणी हैं। हिंदू समाज में जब मृत्यु होती है तो 13 दिन तक तो वो घर में रहते हैं और जो संस्कार है उसका पालन करते हैं। मोदी जी, आप तो एक दिन भी नहीं रुके अपनी माता जी के लिए। वहीं योगी जी, आपके पिताश्री स्वर्गवास हुआ, आप अंत्येष्टि में तक नहीं गए। अभी पूरे देश में लव जिहाद की बड़ी चर्चा हो रही है, केरल स्टोरी की बड़ी चर्चा हो रही है। आप संस्कृति मंत्री हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, प्यार पे कोई जोर नहीं और षड्यंत्र का कभी हम समर्थन करते नहीं हैं। जो षड्यंत्र के लिए प्रेम को अपना धार बनाते हैं वो गलत है। और प्रेम तो निश्चल होता है और बोलते हैं कि ऊपर से तय करके होता है किसका प्रेम कहाँ होगा। और प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। प्रेम को आप इतने सुंदर ढंग से परिभाषित कर रहे हैं, प्रेम को इतने करीब से आप कैसे समझते हैं? क्योंकि मेरी जो शादी हुई है ना, लव कम अरेंज मैरिज है। जी जी। तो इसलिए हम तो सम्मान है, उसका आदर है जी। टैक्स फ्री की बात हो रही है कि केरला स्टोरी भी टैक्स फ्री हो जाए जैसे दूसरा जो भी। मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये जो जिहादी टाइप के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो गलत है जी। तो प्रेम करने वालों के ऊपर जोर नहीं होना चाहिए, उसमें षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। और प्रेम तो एक उपासना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसमें अगर कोई राजनीति करता है, चालबाजी करता है, उसके ऊपर जितना कठोर दंड हो वो देना चाहिए। संस्कृति मंत्री के रूप में आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं कि ये 4.5 साल लगभग हो गए और जो आपके द्वारा प्रदेश के लिए जो अच्छे कार्य किए हों आपने अपने माध्यम से, जिसको आपने शुरुआत किया, उसके बारे में आप? देखिए, संस्कृति व्यक्ति की पहचान होती है। बिल्कुल। और वो किस संस्कृति से आता है उसकी पहचान। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान है और इसको हम कहेंगे कि हमको विरासत में मिला है। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली, यहाँ की तीज त्योहार, इसको जो विरासत मिले उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा मुख्यमंत्री ने किया है। मुझे जो उन्होंने मदद किया, किसी काम में भी कभी बिल्कुल रुकावट नहीं किया जी। और मेरा कोशिश था कि यहाँ के लोक कला और लोक कला दल को हम अवसर दें और सबको अपने संस्कृति पर एतबार हो।
गर्व हो। ऐसा नहीं कि कला का साधक भूखा मर रहा हो, कला का साधक किसी क्राइसिस से गुजर रहा हो। आपको मालूम होगा पिछले माननीय रमन सिंह जी की सरकार में जो बहुत अच्छी सैद्धांतिक बात करते हैं, वो यहाँ के लोगों को काम नहीं दे करके बॉलीवुड हॉलीवुड के लोगों को बुलाते थे और उनको कई कई करोड़ भुगतान करते थे। यहाँ के लोग खाने के लिए तरस जाते थे। अगर एक कुछ प्रोग्राम उनको मिल गया तो मुझे याद है कि मैं जब प्रभार संभाला हूँ, 4-4 साल पुराना पेमेंट को मैंने निपटाया है और अधिकारियों को बुलाकर मैंने कहा है कि अगर किसी का मेहनताना रोक दिया जाए, किसी का पारितोषिक रोक दिया जाए तो ये कहाँ करने आया है। बोले नया काम तब तक नहीं होगा जब तक कि पुराना अलॉटमेंट नहीं होगा। मैंने सबका भुगतान पुराना जितना था उसको क्लियर कराया और नए जितने प्रोग्राम हुए उनकी स्वीकृति, उनका कार्यादेश और समय पर भुगतान करने की व्यवस्था बनाई। फिल्म जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर एक था कि भाई ये कैसे मुकाबला कर पाएंगे, किस तरीके से ये आगे बढ़ पाएंगे, उस पर भी बहुत अच्छा काम अभी हुआ है। जी, मैं छत्तीसगढ़ में अभी तक फिल्म नीति नहीं बना था जी। हम लोगों ने फिल्म नीति बनाया है और काफ़ी चीज़ को प्रमोट किया है। जो छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के वनों से आच्छादित जो साइट्स हैं उनको जो प्रमोट करेगा, यहाँ का जो टैलेंट्स हैं उनको प्लेसमेंट देगा, तो उनको हम अनुदान देने की व्यवस्था किए हैं। राजनीति के साथ आप कलाकार भी बड़े अच्छे हैं, कौन से फिल्म में आप आ रहे हैं? देखिए, कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी का दिल तोड़ता नहीं। शहीद वीर नारायण जी के ऊपर एक फिल्म बन रहा था, उसमें हमारे जो निर्माता साथी थे लोग आए और निवेदन किए कि आपका मूंछ जो है मुनि के जैसा है और कदकाठी है, तो हम लोग उसके लिए आपको रोल के लिए चाहते हैं कि आप, तो मतलब शॉर्ट छोटा सा ही था, उसमें मैंने किया है। राम वन पदगमन को लेकर भी बड़ा काम हो रहा है, रामायण मंडली को लेकर बड़ा काम हो रहा है, उनको अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके पीछे सोच क्या है? मतलब माननीय भूपेश बघेल जी की सोच को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा काम किया जो युगों युगों तक उनको याद किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भगवान राम का आगमन हुआ था, इसके प्रमाण भी मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या थी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, भगवान राम हमारे भांजे। एक तरफ तो हम अपनी जो धार्मिक आधारशिला है, जो यहाँ के हमारी जो धरोहर है जी, उसको संरक्षित और विकसित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम टूरिस्ट को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। एक परसेप्शन नहीं हो गया। दूसरा, जिस छत्तीसगढ़ को नक्सलियों का गढ़ समझते थे कि यार छत्तीसगढ़ नहीं जाना है, वहां नक्सली उठा के ले जाते हैं, वहां मार देते हैं, उससे अलग छत्तीसगढ़ की पहचान देश और दुनिया के सामने राम पथगमन के माध्यम से जाएगा। राजनीति में कहा जाता है कि गुटबाजी और अलग अलग प्रकार से इन सालों में देखा जाए तो सरगुजा में एक बड़े चेहरे के रूप में आप उभरे हैं, और सरगुजा जो है राजनीति का गढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। कहाँ देखते हैं आप इस राजनीति को, किस तरीके से देखते हैं आप? लोग कहते हैं, मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ जी। आज भी पान ठेला भी मेरे को देख लीजिएगा, बाजार में भी देख लीजिएगा, किसी के यहाँ जन्म उत्सव वहां भी देख लीजिएगा, किसी के यहाँ मृत्यु हुई है तो वहां भी देख लीजिएगा, किसी के यहाँ शादी हो रहा है वहां भी देख लीजिएगा, किसी का जन्मदिन, किसी का शादी का सालगिरह है तो वहां भी देख लीजिएगा। हम हर जगह जाते हैं, हर जगह बैठते हैं, किसी से मेरे कोई परहेज नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि सरगुजा के लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री उधर से हों, लेकिन अभी जो चल रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, इच्छा तो इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। लेकिन पार्टी, संगठन, हाईकमान, गाइडलाइन, अनुशासन, ये भी कोई चीज है कि आपने अपना इच्छा व्यक्त कर दिया, बाकी निर्णय हाईकमान के ऊपर। अंतिम में छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता से यही मेरा आग्रह है, अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा राज्य है। यहाँ सहिष्णुता हम लोग बना के रखें, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचें और राजनीति की में जो शिष्टता है उसको बना कर रखें। मैं इतना ही कहूँगा। और इन शब्दों के साथ कबीरदास जी की वाणी है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये थे अमरजीत भगत जी, जिन्होंने खुलकर हमसे बातें की। राजनीति हो, धर्म हो, संस्कृति हो, तमाम बातें उन्होंने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। जी नमस्कार। बहुत आपको भी